हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। आज लेक्चर नंबर 3 है। बाय द वे गलती से वहाँ पे लेक्चर नंबर 4 हो गया है, ठीक है ना। तो उसके लिए टेंशन ना लेना, संशोधन कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। राधे राधे। हाँ, जय माँ सरस्वती। देवानंद, रोशनी, आदित्य, सरिता, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संतोष, ठीक है। आनंद, पारीक, देवानंद कुमार। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। 7 बज गया, सभी लोग लाइव चले आओ। एक बार सभी को शेयर कर दो, जो भी आपके मित्र हों। बैच को बाई कर चुके हैं, फटाक से सबको शेयर करो। निर्मल, शिवानी, अविनाश, बिंदुलाल, सत्य प्रभात। कल इतना न्यूमेरिकल कराए, करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। अच्छा, शिल्पी कुमारी, दिव्यकरण, विपुल, सबको भाई गुड मॉर्निंग। चलो ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्टअप करते हैं। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो सभी लोग अब चैटिंग बंद करो, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ भाई, ठीक है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। चलो भाई, तो अपना पहला क्वेश्चन है, या है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। यह लेक्चर नंबर 3 है और यह अगले सेट का क्वेश्चन है। पहला सेट पढ़ाया, क्वेश्चन कराया, फिर दूसरा सेट पढ़ाया, क्वेश्चन कराया, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन पे चले आओ, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है, एक लंबे सोलेनाइड में 500 फेरे हैं। क्वेश्चन क्या है बेटा? एक लंबे सोलेनाइड में 500 फेरे हैं। सोलेनाइड से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। सोलेनाइड से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो प्रत्येक फेरे से संबद्ध परिणामी चुंबकीय फ्लक्स 4 × 10⁻³ वेबर है। मतलब हर फेरे का चुंबकीय फ्लक्स कितना है? 4 × 10⁻³ वेबर है। सोलेनाइड का स्वप्रेरण होगा, चलो भाई बताना। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? फटाक से कमेंट करके मारो आंसर। चलो भाई, सभी गुड मॉर्निंग। संतोष, सुमित, ईशा, निर्मल, हेमंत, अमित, नम्रता, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार फिर से भाई। चलो फटाक से आंसर बताना इसका, फटाक से। तो कल मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था? एन फाई इज इक्वल टू एल आई, ठीक है। तो यहां से एल बराबर क्या हो जाएगा? एन फाई अपान आई। तो एल इज इक्वल टू फेरों की संख्या 500, फाई का मान 4 × 10⁻³ इसके बाद कितने एम्पियर की धारा बेटा? 2 एम्पियर की धारा बह रही है। तो 5 चौक का 20 है ना, 3 0 3 0 से काट देना। और उसके बाद कितना हो जाएगा? 2/2 मतलब 1 है। यहाँ से सिंपली बोलोगे 1 एम्पियर कितना आ जाएगा? 1 हेनरी। कितना आ जाएगा बेटा? 1 हेनरी। स्वप्रेरण का गुणांक जो बोला गया वो क्या होता है? हेनरी होता है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 हेनरी। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 1 हेनरी बेटा, ठीक है। 1 हेनरी आंसर होगा। चलो, हाँ पहला का ए, शायद कल वाले में इस क्वेश्चन भी करवाए थे, इसको एक वाले को कराए रहे होंगे, ठीक है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एन फाई इक्वल टू एल आई। एल क्या है? स्वप्रेरण है। एन क्या? फेरों की संख्या। फाई क्या है? यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स है। और आई क्या है? उस परिपथ में प्रवाहित धारा है। कैलकुलेट कर लेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 हेनरी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। सभी को आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये अपना दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्या कर रहा है? स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जब धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1 मिली सेकेंड में बदलती है।
तो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा, तो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। चलो भाई, हाँ अच्छा ये क्वेश्चन पहले ही करा देते, मुझे भी ऐसा लग रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को बता दो भाई। चलो नहीं बेटा, इसका थ्योरी है, इसका अभी थ्योरी है, खत्म नहीं हुआ है, इसकी थ्योरी अभी बची है। चलो चलो भाई देखते हैं। तो हमें स्वप्रेरण गुणांक का मान बताना, किसका मान बताना बेटा, स्वप्रेरण गुणांक का। तो हमने आपको बताया कि भाई एन फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल आई हो जाएगा। तो एल इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, एन फाई अपान आई। अब देखो एन फाई ई बराबर क्या होता है, अब देखो एन फाइव, अब देखो यहाँ पर हम इससे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व हम नहीं कर सकते। अब हमें जरूरत है कि कुछ थ्योरी और पढ़ी जाए, बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते, हमें अब कुछ और थ्योरी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, इसलिए हम लोग अब थ्योरी की तरफ चलेंगे। लास्ट सेशन में इसका क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ से आपको थ्योरी के कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। चलो चलो बेटा आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तक की चीजें देखो मैंने पढ़ा दी थी, ये पीछे देखो। यहाँ से वापस से बात करते हैं बेटा, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। यहीं से हम अपने सेशन का स्टार्टिंग करेंगे, स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, सब लोग तैयार हो जाओ। स्वप्रेरण गुणांक, तो बेटा स्वप्रेरण गुणांक को हम लोग एल से निरूपित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। कहते हैं यदि कुंडली के पास कोई चुंबकीय पदार्थ ना हो, क्या बोलेंगे बेटा, यदि कुंडली के पास कोई चुंबकीय पदार्थ ना हो तो कुंडली से संबद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। तो एन फाई प्रोपोर्शनल टू आई या इक्वल टू एन फाई इक्वल टू एल आई बोल सकते हो। यल क्या है, यल क्या है यहाँ पर, तो हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक है। यल क्या है बेटा, स्वप्रेरण गुणांक। यन क्या है, फेरों की संख्या यन फाई बराबर कुल चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा। यल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई अपान आई, मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक। और एल क्या हो जाएगा बेटा, स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। मात्रक की बातें करें, मात्रक को मैंने बता रखा था कि इसका जो व्यवहारिक मात्रक है वो क्या, हेनरी है। जो स्वप्रेरण का व्यवहारिक मात्रक होता है उसको हम हेनरी कहते हैं। क्या कहते हैं, हेनरी कहते हैं। यहां तक की चीजें मैंने बताई थी, अब आगे थोड़ा सा देखो।
कहते हैं परंतु इसका व्यवहारिक मात्रक हेनरी है। बीमी सूत्र क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा और ए के पावर भी क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ए के पावर भी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता पढ़ेंगे कि यह किस पर निर्भर करता है। स्वप्रेरण गुणांक की निर्भरता मतलब यह किस पर डिपेंड करता है, मतलब डिपेंड्स। ठीक है, देखो भाई कहते हैं यल का मान परिपथ में प्रवाहित धारा या आवेश पर निर्भर नहीं करता है। जो स्वप्रेरक गुणांक का मान है, जो एल का मान है, देखो फार्मूले से हमने क्या पढ़ा, एन फाई, एन फाई क्या हो जाएगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स। एन फाई क्या होगा, कुल चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि हर फेरे के लिए अलग अलग होगा, हर फेरे के लिए अलग अलग, तो एन फेरे हैं तो एन फाई बराबर एल आई, और यही यल क्या है, स्वप्रेरक गुणांक है। तो पहली निर्भरता में हम पढ़े क्या कि यल का मान परिपथ में प्रवाहित धारा या आवेश पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, धारा या आवेश पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है इतना। उसके बाद परंतु इसका मान फेरों की संख्या यन, यह किस पर निर्भर करता है, फेरों की संख्या यन पर, पृष्ठ काट के क्षेत्रफल ए एवं माध्यम की चुंबकशीलता म्यू पर निर्भर करता है। बात समझ में आ रहा है, किस पर निर्भर करता है बेटा, तो यह जो एल की वैल्यू है वह परिपथ में फेरों की संख्या, जो हमारे पास कुंडली उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन, ठीक है, कैपिटल एन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए और माध्यम की चुंबकशीलता म्यू पर निर्भर करता है। अगर नरम लोहे की चुंबकशीलता अपेक्षाकृत अधिक होती है, नरम लोहे की चुंबकशीलता क्या होती है, ज्यादा होती है। सर इसका कल प्रैक्टिस सेट भेजे, ओपन नहीं हो रहा है, क्यों प्रैक्टिस सेट ओपन नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करो, हो सकता है पूरा लोड ना हुआ हो। इसलिए प्रेरकत्व यल का मान अधिक होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, नरम लोहे की चुंबकशीलता अपेक्षाकृत म्यू का मान लोहे के लिए अधिक होता है, नरम लोहे के लिए, इसलिए इसका स्वप्रेरण भी क्या होता है, एल भी अधिक होता है। ठीक है बेटा, आगे, जब तक परिपथ में नियत धारा प्रवाहित होती है, इंपॉर्टेंट लाइन है यह, जब तक परिपथ में नियत धारा मतलब कांस्टेंट करंट, जब तक हमारे सर्किट में कांस्टेंट करंट प्रवाहित होती है, यल का कोई योगदान नहीं होता है। तब यल का कोई भी वहां पे कॉन्सेप्ट कोई भी यूज हम लोग नहीं करते, क्योंकि कांस्टेंट मतलब वेरिएशन होगा। और यहाँ पर मैंने बताया कि भाई धारा का मान यल पर निर्भर नहीं करता है। फिर आगे कहते हैं परंतु जैसे जैसे धारा में परिवर्तन होता है, परिपथ में यल अस्तित्व में आ जाता है। मतलब जब धारा परिवर्तन होगा तो यहाँ पर जो स्वप्रेरण की मौजूदगी है वह शो करने लगती है, मतलब एल का वैल्यू यहाँ पे चेंज होने लगता है, क्योंकि जब धारा बदलेगा तब यल यहाँ पर आ जाएगा। कैसे आएगा उसको जरा देखो, प्रेरकत्व की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, बेटा इस पे 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्थितिज ऊर्जा के लिए 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं बहुत सारे बार। ठीक है बेटा, तो सिंपली याद रखो कि किसी भी परिपथ में जो किया गया कार्य होता है वही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। किसी भी परिपथ में जो किया गया कार्य होता है, जैसे किसी आवेश को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्लेस करते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है वही संचित ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सर मेरे में इंफॉर्मेशन लिख रहा है कि मिसिंग पीडीएफ लिख रहा है ओपन करने पर। ठीक है बेटा, ध्यान दो। तो कहते हैं किसी परिपथ या कुंडली में एक अस्थायी धारा स्थापित करने के दौरान स्रोत को स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या कर रहा है भाई, किसी परिपथ या कुंडली में एक अस्थायी धारा स्थापित करने मतलब कांस्टेंट करंट
स्थापित करने के दौरान स्रोत को स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध क्या करना पड़ता है? काम करना पड़ता है। इस कार्य में व्यय ऊर्जा कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित हो जाती है। क्या कर रहा है बेटा? इस कार्य में व्यय ऊर्जा कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में संचित हो जाती है। इसी ऊर्जा को कुंडली की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा यू कहते हैं। मैंने बताया कि भाई कांस्टेंट करंट स्थापित करने के लिए, मतलब लगातार जो कुंडली में करंट, भैया पहले जो चैप्टरवा पढ़ा रहे हैं वो तो पढ़ लो। इस चैप्टर के बाद सर आप क्या पढ़ाओगे? अरे भाई जो पढ़ा रहे हैं पहले उसको तो पढ़ लो। अभी यही 2 दिन चलेगा, आज इसको पढ़ाएंगे, कल क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है बेटा। तो किसी भी परिपथ में कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए, कांस्टेंट करंट फ्लो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। स्वप्रेरकत्व के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। और यही कार्य क्या होता है? संचित ऊर्जा के रूप में पाई जाती है। जैसे हम स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं, यहाँ पे U बराबर कितना होगा? 0 से I तक LI या हाफ LI²। इसी फार्मूले का यूज करेंगे, बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। हाफ LI²। I क्या है? परिपथ में प्रवाहित धारा है। परिपथ में प्रवाहित धारा है। ठीक है। U बराबर, तो इसको लिख सकते हैं U बराबर हाफ LI इंटू आई। तो देखो हमने आपको पढ़ा क्या? N फाई इज इक्वल टू LI। तो अगर इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, देखो LI को अगर पहले लिख देते हैं यहाँ पे N फाई, तो N फाई I/2। तो इसको यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भाई? कि U बराबर 1/2 LI² है। तो अगर I को एक अलग लिख दे, एक I को अलग लिख दे, तो यहाँ से क्या लिख दोगे? U बराबर 1/2 N फाई I। यह भी लिख सकते हो N फाई I। तो क्या हो जाएगी? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा निकाल लोगे। यल का मान पता रहे और धारा का मान पता रहे तो हम चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू निकाल लेंगे। डी क्या है? वही धारा में परिवर्तन। डी क्या है? वेरी स्मॉल चेंज। डी क्या है बेटा? वेरी स्मॉल चेंज, धारा में परिवर्तन। ठीक है। तो जब 0 से I तक कर देंगे तो डी आई क्या हो जाएगा? डी आई हो जाएगा, तो स्क्वायर कर देंगे। देखो यह क्या इंटीग्रेशन लिखा है, ध्यान देना। लिखा है U बराबर 0 to I। U बराबर क्या लिखा है? 0 to I। मतलब पहले धारा 0 थी, अब इसका हमें क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। LI/DI। तो भैया एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो, इसका इंटीग्रेशन करो। LI बाहर ले लो, 0 to I। अब यह देखो, सॉरी I/DI। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो U इक्वल टू L या I²/2 हो जाएगा। I²/2 और 0 से लेकर I तक लिमिट लगा दो, तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा? L अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट I² माइनस का 0 और यह 1/2 बाहर ले लो, तो U बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 LI² हो जाएगा। LI² हो जाएगा। अब दूसरा चीज समझो, हमने पहले बताया है कि N फाई इक्वल टू LI है, ये पहले बता रखा है। तो इसी को हम दूसरे तरीके से कर दें कि U बराबर 1/2 LI इंटू आई। N फाई इक्वल टू LI पहले पढ़ लिए हैं, कहां पर? स्वप्रेरक गुणांक में। N फाई इक्वल टू LI तो यह पहले पढ़ चुके हैं, स्वप्रेरक गुणांक में पढ़े थे। तो बेटा N फाई की जगह LI लिख सकते हो। तो अब देखो यहां पर मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई इसका जब इंटीग्रेशन किए तो 1/2 LI² आया। अब LI को मैंने अलग लिख दिया, तो यही कह रहा हूं कि 1/2 अब LI के जगह पे N फाई और इंटू आई। यह हो जाएगा क्या? चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। बोलो कोई समस्या है? इस पर क्वेश्चन लेकर आएंगे, इस पर क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। इस पर क्वेश्चन कराएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है बेटा, यहां तक हो गया? चलो ध्यान देना।
यहां तक हो गया होगा। तो देखो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं बेटा, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात करते हैं। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, बेटा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को हम यू से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? यू से। बेटा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व को किससे दिखाओगे? यू से दिखाओ। किससे दिखाओगे? यू से दिखाओगे। तो हम कहते हैं क्या, यू बराबर क्या होगा? कहते एकांक आयतन में, क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में जो कुल ऊर्जा होगी, एकांक आयतन में जो कुल स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना, जो कुल चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी, मतलब यू बाई भी। एकांक आयतन में तो यू बाई कितना बोल देंगे? भी बोल देंगे, यू बाई भी बोल देंगे, और यू का वैल्यू हम यहां से रिप्लेस कर देंगे। मतलब एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। आर्यन प्रताप भाई कमेंट कम करो, पढ़ोगे तब ना समझ में आएगा। सेकेंड फिजिक्स के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। अरे भैया ऐसा ही कमेंट करते होगे तो कैसे समझ में आएगा? जब वो पढ़ाएंगे तो तुम कमेंट करोगे, भाई थोड़े से पढ़ लो, ठीक है ना। चलो भैया ध्यान दो, कहाँ गया? चलो आगे की बात करते हैं बेटा। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व यू की बात करते हैं। कहते हैं क्या? प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा। घनत्व क्या होता है? प्रति इकाई आयतन में संचित ऊर्जा, ठीक है। तो यू बराबर कितना हो जाएगा? स्मॉल यू क्या है? ऊर्जा घनत्व होगा, मतलब चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा बटे आयतन, तो 1/2 म्यू नॉट एन स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा। और म्यू नॉट एन आई को हम क्या लिखते हैं? बी लिखते हैं। म्यू नॉट एन आई को हम पहले पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय क्षेत्र बी होता है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? म्यू नॉट एन आई को हम क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे, इसके पहले चैप्टर में। तो यहां से हम लोग जो फार्मूले जैसा पूछेगा, अगर चुंबकशीलता देगा, फेरों की संख्या देगा, धारा देगा, तो इस फार्मूले से ऊर्जा घनत्व तो निकालेंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र दे देगा तो इस वाले फार्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है बेटा। तो यह होगा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व की बात हो गई, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे अन्योन प्रेरण क्या होता है। स्व प्रेरण हो गया, अब हम बात करेंगे अन्योन प्रेरण क्या होता है। अच्छा दूसरी चीज है कि एक फार्मूला आप लोग और जान जाओ। जैसे आपको स्व प्रेरण पूछा जाए तो L इक्वल टू एक फार्मूला और होगा ई अपान डी आई बाई डी टी। यह वाला भी फार्मूला हम यूज करेंगे। स्व प्रेरण के लिए L इक्वल टू ई अपान डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी, ठीक है। यह वाला भी फार्मूला हम यूज करते हैं किसके लिए? स्व प्रेरण के लिए। ठीक है बेटा, चलो चलो थोड़ा सा आगे देखते हैं, अन्योन प्रेरण की तरफ चलते हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण पढ़ने के बाद, जिसको हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। इसको पढ़ने के बाद तुरंत ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चल इसको हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। चल अच्छा उसमें कह रहा क्या कि यह व्यंजक विद्युत में प्रयुक्त व्यंजक ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बराबर है। जैसे मैंने जो पीछे पढ़ाया था, जैसे अभी मैंने बताया क्या कि स्मॉल यू बराबर, क्या बताया मैंने कि भाई जो स्मॉल यू बराबर 1/2, इस 1/2 बी स्क्वायर अपान जो म्यू नॉट है, यह किसके तुल्य है? तो कह रहा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के तुल्य है। वैद्युत क्षेत्र में यह वाला भी पढ़े थे, ठीक है बेटा। तो 1/2 बी स्क्वायर अपान म्यू नॉट हो जाएगा। बात करते हैं बेटा अन्योन प्रेरण की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अन्योन प्रेरण की बात करते हैं।
सुप्रभात भाई, उसका डेरिवेशन करेंगे तो आ जाएगा, उसका जब डेरिवेशन करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। क्लास 12 के बुक में डेरिवेशन दे रखा है। ठीक है बेटा, चल। तो अन्योन्य प्रेरणा क्या होता है, कहते हैं जब समीप में रखी दो कुंडलियों, क्या करा बेटा, जैसे समझो हमारे पास दो कुंडली है, हमारे पास दो परिपथ है, समझो। जैसे हमारे पास क्या है, इस तरीके से दो कुंडली रखी है, एक कुंडली इधर होगी और इसी तरह एक कुंडली इधर होगी, ऐसे। तो अगर हम कह दें कि हमारे पास दो सर्किट है, दो कुंडली है, अब किसी एक में धारा बहेगी, है ना, किसी एक में धारा को हम प्रवाहित करें। बात समझ में आ रहा है ना, कि मतलब जब दो कुंडली समीप में रखी हो, क्या रखी हो बेटा, जब से एक कुंडली 1 है या कुंडली 1 है, मतलब इसको हम लोग मान ले, पी मान ले, इसको यस मान ले, तो हमारे पास यदि दो कुंडली रखी हो तो इसमें से किसी एक में क्या करेंगे, हम धारा परिवर्तित करेंगे, तो दूसरी कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर इसमें हम मान लें कि धारा आई प्रवाहित हो रही है, मतलब किसी एक कुंडली में, फिर से समझो, फिर से समझो बेटा, हम क्या बोलेंगे, जैसे हमारे पास दो कुंडली है, ये हमारे पास दो कुंडली सबको दिख रहा है, अगर हम एक कुंडली में विद्युत धारा को परिवर्तित करें, एक कुंडली में विद्युत धारा को क्या करें बेटा, परिवर्तित करें, क्या करा, दो कुंडली में से हम एक कुंडली में विद्युत धारा को परिवर्तित करेंगे तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है, तो दूसरी कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है सबके, फिर से समझो, यदि हम दो कुंडली ले, एक कुंडली में विद्युत धारा के मान को परिवर्तित करेंगे तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। इसी को हम क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। जरा देखो पीछे क्या करा, जब समीप में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली, जब पास में दो कुंडली रखी हो तो किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तित होती है तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। परिणाम स्वरूप द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इस परिघटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। बताओ कोई समस्या है? जैसे देखो यहाँ पर डायग्राम में देखो, हमारे पास दो कुंडली है, यह धारा को परिवर्तित किया जा रहा, I1 धारा है, यह I2 धारा है, यह लोड R है, यह S है, यह P है, यह M है। तो क्या कर रहा है भाई, अगर हम, यह परिवर्तित धारा है, परिवर्तित धारा, समझो। तो यदि हम पहली कुंडली में धारा को परिवर्तित करें तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस घटना को क्या बोलते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर है? तो अन्योन्य प्रेरण को इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं, इसलिए इसे एम से दिखाते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन, अन्योन्य प्रेरण को हम किससे दिखाते हैं बेटा, एम से प्रदर्शित करते हैं। किसे दिखाते हैं, एम से दिखाते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, हम चर्चा करेंगे बेटा अन्योन्य प्रेरण गुणांक का। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है, तो यहां पर देख रहे हो दो कुंडली है, दोनों का अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा। दो कुंडली है, दोनों का अलग अलग विद्युत वाहक बल होगा, और एक कुंडली में धारा परिवर्तित करने से दूसरे का चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित हो जाता है। क्या कर रहा है, एक कुंडली में धारा परिवर्तित करने से दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हो जाता है, और यहाँ पर एक मतलब दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इसी प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, चलो देखो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बातें करेंगे।
अन्योन्य प्रेरण गुणांक। कहते हैं एक दूसरे के पास स्थित कुंडलियों में से, एक दूसरे के पास स्थित कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो, जैसा मैंने पीछे बताया कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो, ठीक है, क्या नाम है, सत्य प्रभात, मैं उसका डेरिवेशन अलग से लास्ट में बता के जाऊंगा। क्या करा बेटे, एक दूसरे के पास स्थित कुंडलियों में से यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 हो, पहली कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितना बेटा I1 हो, तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तब द्वितीय कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, समझो जैसे हमारे पास दो कुंडली है, कर पहली कुंडली में धारा का मान I1 हो, पहली कुंडली में धारा का मान I1 हो, तो दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 Φ2, N2 मैंने क्यों लिया, कुल फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में N2 होगी, और फ्लक्स कितना होगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई होगा, तो कुल चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा N2 Φ2। यह प्रोपोर्शनल हो, किस पर डिपेंड करेगा, तो धारा I1 पर। क्यों करेगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में बोला जा रहा है कि यदि पहली कुंडली में धारा का मान परिवर्तित करोगे तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स का मान परिवर्तित हो जाएगा। तो लिख लेंगे कि दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होगा पहली कुंडली में प्रवाहित धारा I के। भाई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दो तो कहेंगे N2 Φ2 इज इक्वल टू M I1। यम क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है, कोई समस्या, बोलो भाई, कोई दिक्कत है यहां पर, बोलो भैया, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखो कहेंगे फ्लक्स N2 Φ2 प्रोपोर्शनल होगा I1 के, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया आगे, यहाँ कहते हैं N1, यहाँ N1 प्राथमिक में फेरों की संख्या और N2 क्या है, N2 हो जाएगा द्वितीयक में फेरों की संख्या, Φ2 क्या हो जाएगा द्वितीयक में प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यम क्या हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा, यन क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी यम क्या हो जाएगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो फैराडे का नियम पढ़ते हैं। फैराडे का नियम क्या है, फैराडे ने एक अपना लॉ दिया था, याद है आपको, कहते हैं क्या, फैराडे के द्वितीय नियम से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बराबर क्या हो जाएगा -N2 d Φ2 अपान d2। देखो इधर क्या बोलेंगे, फैराडे के द्वितीय नियम से, फैराडे का बेटा द्वितीय नियम क्या है, तो द्वितीय कुंडली के लिए बात करेंगे तो E2 बराबर -N2 d Φ2 अपान dt। देखो क्या बोलेंगे -N2 d Φ2 अपान d2, और E2 का मान पहले से हमको पता है, इसको वहां पे प्लेस कर देंगे, तो यहां से क्या बोलेंगे E2 बराबर -m, E2 बराबर कितना बोलेंगे -m di1 बाई dt, di1 बाई dt, यह बोल देंगे हम लोग। बोलो भाई कोई दिक्कत, यहाँ यन क्या होता है, फेरों की संख्या बेटा, कुंडली में फेरों की संख्या, यह इसमें कुंडली में फेरों की संख्या है, यन क्या है कुंडली में फेरों की संख्या है। समझो यहां से एक चीज और समझो, क्या बोलेंगे भाई कि यदि, क्या बोलेंगे, यदि
बोलेंगे यदि डी आई बाई डी टी यह बराबर 1 एम्पियर हो जाए, है ना, डी आई बाई डी टी मतलब धारा परिवर्तन कितना हो जाए बेटा, 1 एम्पियर हो जाए। जब धारा परिवर्तन 1 एम्पियर हो जाएगा तो अगर हम मॉड ऑफ E2 की बात करेंगे तो यह यम के बराबर होगा। अगर हम कहेंगे धारा परिवर्तन कितना हो जाए, ई क्या है, ई क्या है बेटा, ई विद्युत वाहक बल होता है, इसी को हम EMF के नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं विद्युत वाहक बल। क्या कहते हैं, इसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं, समझो। तो कहते हैं क्या, ई अगर धारा में परिवर्तन डी आई बाई डी टी का मान कितना हो जाए, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाए, धारा परिवर्तन 1 एम्पियर प्रति सेकेंड हो जाए, तो मॉड ऑफ E2 मतलब द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल का परिमाण किसके बराबर होगा, तो कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, म्यूचुअल इंडक्शन के बराबर। ठीक है बेटा, तो यह फार्मूला समझ में आया। फिर आगे देखो, ये फैराडे के नियम क्या हो गया, कहते हैं यदि का डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो यह मॉड ऑफ E2 किसके, यम के बराबर। अतः प्राथमिक कुंडली में, क्या बोल देंगे बेटा, अतः प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर इकाई होने पर द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल संख्यात्मक मान अन्योन्य प्रेरक गुणांक के बराबर होगा या तुल्य होगा, उसी को बोलेंगे। क्या कर रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली में जो धारा परिवर्तन का मान है वह 1 एम्पियर पर सेकेंड हो तो द्वितीय कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा या विद्युत वाहक बल का मान होगा किसके बराबर होगा, तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक का जो वैल्यू है उसके बराबर होगा। लेकिन यह कंडीशन कब है, जब धारा का मान इकाई हो जाए। ठीक है बेटा, अब हम पढ़ेंगे प्रेरकत्वों का संयोजन। ठीक है ना, प्रेरकत्वों का संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरकत्वों का संयोजन। अब देखो प्रेरकत्व है तो हम इनको 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। जैसे प्रतिरोध को जोड़ते थे श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, उसी तरह हम इनका भी संयोजन पढ़ेंगे। आगे देखो, अच्छा, यम के मात्रक एवं विमी सूत्र स्वप्रेरकत्व के समान ही है। चाहे हम लोग स्वप्रेरकत्व की बात करें चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व की बात करें, दोनों के मतलब यम के मात्रक मतलब अन्योन्य प्रेरक के जो मात्रक है वह स्वप्रेरकत्व के मात्रक के बराबर है और विमी सूत्र भी उसके बराबर है। बेटा फैराडे लॉ हमने शुरुआत में ही पढ़ाया था, ठीक है ना। फैराडे लॉ हमने आपको क्या किया था, शुरुआत में ही बताया था। क्या बताया था, देखो पीछे देख लो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें फैराडे का नियम, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हमने क्या पढ़ाया था, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम बताया था। तो फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था वह दूसरा नियम क्या था कि किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल, क्या बोलेंगे, किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है, संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता था। तो यहां से हम कहते थे इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी बोलते थे। अगर फेरों की संख्या n हो, फेरों की संख्या n होने पर, कैपिटल N होने पर हम इसको लिखते थे इज इक्वल टू माइनस n डी फाइव बाई डी टी। यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम था कि किसी कुंडली में जो वैद्युत वाहक बल है वह संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है। संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर मतलब माइनस डी फाइव बाई डी टी।
और यदि फेरों की संख्या n हो तो वही मैंने लिखा था E=-n d∅/dt। यह हमने पहले लेक्चर में ही पढ़ा था। ये कहां पढ़े थे बेटा? पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, लफड़ा खत्म। चल, तो स्वप्रेरकत्वों का संयोजन, स्वप्रेरकत्वों का संयोजन तो मैंने बताया भाई संयोजन दो तरीके से कर सकते हो, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। संयोजन कितने तरीके से बेटा? दो तरीके से, एक श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। पहला श्रेणी क्रम में पढ़ेंगे, कहते यदि दो कुंडलियों के स्वप्रेरकत्व L1 व L2, L1 व L2, इनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व M है, इनके मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व क्या है? M है, तो इनके श्रेणी क्रम संयोजन में यदि M का प्रभाव नगण्य हो तो तुल्य प्रेरकत्व कितना होगा? LS=L1 + L2 होगा। तो सीधे सीधे आप याद रखना, जैसे प्रतिरोध को जोड़ते हो इसी तरह इसे भी जोड़ना है, एकदम सिमिलर है, जैसे प्रतिरोध को जोड़ोगे उसी तरह जोड़ना है। तो कह रहा है क्या कि जब इसमें यम का मान नगण्य है, यम क्या है? अन्योन्य प्रेरण है, यदि अन्योन्य प्रेरण का मान नगण्य रहेगा तो LS=L1 + L2 होगा, और यदि यम का प्रभाव रहेगा यहां पर तब LS= क्या करना है? L1 + L2 के साथ साथ प्लस माइनस जो उसकी वैल्यू रहेगी वह भी रखनी है, जो उसकी वैल्यू रहेगी वह भी रखनी है। क्लियर है? और एक पढ़ लेंगे समांतर क्रम। ठीक है बेटा। सर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? मेरे साइड तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, नेट अच्छा चल रहा है। आप अपना चेक कर लो, आप अपना चेक कर लो बेटा। चलो चलो आगे चलते हैं। समांतर क्रम संयोजन, तो प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में जैसे जोड़ते हो वैसे ही जोड़ दो। जब यम का मान नगण्य रहेगा तो डायरेक्ट जोड़ देना, अगर यम का मान रहेगा अस्तित्व में तो इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा, -m² ऊपर, नीचे +-2m करना है। ऊपर क्या करना है? -m² कर देना, नीचे क्या कर? +-2m कर देना। ठीक है, देख लो क्या करा। समांतर क्रम में यदि यम का प्रभाव नगण्य हो तो 1/LP बराबर 1/L1 + L2, मतलब LP बराबर L1 L2/L1 + L2। यदि यम प्रभाव माने तो क्या होगा? LP=L1 L2 - m²/L1 + L2 +-2m। यह चीज आप याद रखना। कहते हैं क्या? यदि दोनों कुंडलियों के फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी हो तो प्लस चिन्ह लेंगे, अन्यथा माइनस। यह लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, जो ब्रैकेट में लिखा है यह न्यूमेरिकल करते समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चैप्टर बचा है, क्या बोलेंगे? यदि दोनों कुंडलियों के फ्लक्स एक दूसरे के सहयोगी हो, सहयोगी मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, सेम दिशा में हो तो प्लस लोगे, सेम दिशा होगा तो क्या करोगे बेटा? प्लस लोगे, अगर सेम दिशा नहीं है तो माइनस लोगे। सर देख तो लिया करो, आरजू देख तो लिया करो। एलपी का मतलब, अरे भैया इधर देखो, एलपी देखो, यल का मतलब, पहली चीज यल का मतलब क्या है? स्वप्रेरण, स्वप्रेरण गुणांक हो जाएगा। और पी का मतलब बेटा पैरेलल, पी का मतलब पैरेलल, ठीक है ना? मतलब समांतर क्रम संयोजन। पैरेलल का मतलब बेटा समांतर क्रम संयोजन। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? एल मतलब स्वप्रेरण और पी का मतलब पैरेलल, तो एलपी क्या हो गया? तो समांतर क्रम संयोजन में एलपी का एलपी हो गया। ठीक है, इसका मतलब है। और एलएस का मतलब था यहाँ पर, एल का मतलब समझ ही रहो, एस का मतलब था सीरीज। क्या मतलब था इसका? मतलब सीरीज था, मतलब समांतर।
ठीक है ना। चलो चलो भाई, और कोई प्रॉब्लम? चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। सर यम बता दो। यम बेटा क्या है? अन्योन्य प्रेरण है। यम क्या है? अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अबे आर्यन प्रताप, तू मार खाएगा क्या? गधे हो? क्या नाम है? आर्यन प्रताप। क्या चाहते हो, तुमको ब्लॉक कर दिया जाए? अबे कोई एक बार मैसेज करता है, तुम 100 बार से ज्यादा मैसेज कर चुके हो। सर सीयूटी के लिए इतना पढ़ना काफी होगा। अबे काफी नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक है, सुधर जाओ। तुम्हारे पूरे स्क्रीन पर तुम्हारा ही कमेंट दिख रहा है। सर क्या सीयूटी के लिए इतना पढ़ना काफी है? अबे 100 बार भेजेगा तब मैं रिप्लाई दूंगा तुम्हारा। नालायक कहीं का, पढ़ना लिखना है नहीं समझ में नहीं आता? सर ये सर पढ़ाते हैं, वो सर पढ़ाते हैं, घंटा समझ में आएगा तुमको? तुम 100 बार मैसेज करोगे तो तुम्हारा ध्यान तो इधर ही होगा। ऐसे मैसेज भेज रहे हो गधा नालायक कहीं का, पता नहीं कहाँ से घोंघा चले आते हैं। ऐसे मैसेज करोगे तो हमारी आवाज ना सुनोगे तो कुछ नहीं करेगा, लिखेगा कब? चलो भैया क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो भाई इस क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन देखो बेटा। स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। क्वेश्चन पे आ जाओ। स्वप्रेरकत्व द्वारा 5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जब धारा 3 एम्पियर से 2 एम्पियर में 1 मिली सेकेंड में बदलती है तो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। तो स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। ठीक है बेटा, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो अभी मैंने बताया बेटा कि ई आप लोग यूज करना क्या, एल इज इक्वल टू ई अपान डी आई बाई डी टी। क्या यूज करोगे? एल इज इक्वल टू ई अपान डी आई बाई डी टी। क्लियर है? यूज करोगे तो क्या कह रहा है यहां पर कि एल बराबर 5, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने का? 5 का है। और धारा का मान कितना चेंज हो रहा है? तो कह रहा है 3 से 2 में चेंज हो रहा है। कितने सेकेंड में? 1 मिली सेकेंड मतलब 10 घाते -3 लिख लो। मिली सेकेंड मतलब 10 घाते -3 लिख लोगे तो सेकेंड में बदल जाएगा। अब 10 घाते -3 है तो इसको ऊपर गुणा कर लो। क्या करोगे बेटा? तो ये देखो कितना हो जाए, एल इक्वल टू पहले चीज या तो कम हो जाए, इसको घटा दोगे तो एक का बचेगा, एक ही बचेगा। तो 5/1 गुणे 10 घाते -3 गुणे 10 घाते -3। तो अब देखो यह भी मिली, इसको तो मिलिया लिख सकते हो तो लिख दो कितना, 5 मिली। और ये क्या इसका मात्रकवा हेनरी होता है, 5 मिली हेनरी। 5 मिली हेनरी, तो डी वाला आंसर हो जाएगा।
डी वाला आंसर हो जाएगा। 5 मिली हेनरी। यार बच्चा 10⁻³ है ना, इसको मिली लिख लो। अरे ई का वैल्यू ना बच्चा, यहाँ पर ई क्या है, यह वैद्युत वाहक बल है, यह वैद्युत वाहक बल है, ई चार्ज नहीं है। यह यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला है। चलो भाई, तो कितने लोग का बी भी आ रहा है। चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो, बी वाले और सी वाले। अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 मिली हेनरी एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर, 5 मिली हेनरी एक कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा कितनी होगी, संचित ऊर्जा कितनी होगी। चलो भाई, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। तो हमने बताया आपको संचित ऊर्जा U बराबर क्या बताया मैंने, 1/2 Li², 1/2 Li²। यह फार्मूला बताया, हो जाएगा सबका। तो U कितना हो जाएगा बेटा, 1/2 इंटू यल का मान कितना करे, 5 से 50। अच्छा, यह एम्पियर में दिया तो अब मिली हेनरी नहीं रख सकते, तो 50 गुणे 10⁻³ और गुणे 2 का स्क्वायर, गुणे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। देखो पावर पावर से काट दो तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100 गुणे 10⁻³ और इसमें से काट दोगे तो सीधे सीधे कितना 0.1 आ जाएगा। यू का मान कितना 0.1 जूल। कहीं पर है क्या, बी वाला सही आंसर, 0.1 जूल, 0.1 जूल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बेटा, 5 हेनरी की चोक कुंडली में, 5 हेनरी की चोक कुंडली में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड से घटती है। प्रवाहित धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड से घटती है, तो कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। तो कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल होगा। क्वेश्चन 2 में क्या देखना है बेटा, क्वेश्चन 2 में क्या देखना है, कुछ देखने लायक है नहीं, कुछ भी देखने लायक नहीं है, सब ठीक है। देखो सिंपल से जानो, E हम क्या बोलेंगे बेटा, L निकालना है, तो L E/, सिंपली आप फार्मूला जानो। E क्या होता है, LdI/dt, E क्या होता है, LdI/dt होता है। तो L क्या होगा, E/dI/dt हो जाएगा। E का मान कितना दिया, 5 दिया है, और इसका मान DI का मान मतलब 3 - 2 रख दो, और dt का मान कितना 10⁻³ अच्छा, DI/dt के स्थान पर ऐसे भी लिख सकते हो, E L∆I/∆t भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ∆I/∆t लिख सकते हो। डेल्टा का मतलब चेंज होता है, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है भैया। निगेटिव साइन बस इतना बताता है मेरे भाई, निगेटिव साइन बस इतना बताता है कि भैया ये अपोज कर रहा है, और कैलकुलेशन में थोड़ा इसका यूज करते हैं। निगेटिव साइन हमें क्या बताता है कि ये अपोज करता है। ठीक है भाई, तो देखो 3 में से 2 हटा दोगे तो 1 हो जाएगा, तो 5/1 है, और इसके बटा 10⁻³ तो ये ऊपर ना जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, L इक्वल टू 5 गुणा 10 घाते माइनस का 3 हो जाएगा। और जब माइनस का ऐसे घूम के ऊपर जाता है, पता है कि नहीं, बटे के बटे बटे है, तो कितना हो जाएगा, तो इसको 10 घाते -3 को मिली लिख ले, तो 5 मिली हेनरी। क्या दिक्कत है, हो गया 2 आपका। चलो भैया, यह क्वेश्चन है, 5 हेनरी चौक कुंडली में प्रवाहित 2 एम्पियर की प्रति सेकंड में घटती है, मतलब प्रवाहित धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड घटती है, तो कुंडली पर विद्युत उत्पन्न विद्युत वाहक बल बताना है। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे कहा क्या रहा है कि डी आई बाई डी टी का मान कितना है, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर प्रति सेकंड। डी आई बाई डी टी का मान दे रखा, किसका मान दे रखा बेटा, डी आई बाई डी टी का मान दे रखा। और यल का मान कितना दे रखा है, 5 हेनरी दे रखा है, 5 हेनरी दे रखा है। तो हम सिंपली यूज करेंगे E इक्वल टू यल डी आई बाई डी टी, तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2, 5 दूना 10, 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा। और दूसरी चीज है, माइनस साइन होता है लगा लो, ये माइनस होता है साइन लगा लो। जब माइनस नहीं रहेगा, अगर किसी में माइनस नहीं रहता तो हम वही वाला यूज करते हैं, लेकिन माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। अरे सॉरी, इसमें माइनस नहीं होता है, प्लस होता है ना, प्लस वाला, प्लस 10 वोल्ट, 4 का ए, प्लस वाला यूज करेंगे, ठीक है ना, प्लस में होता है 4 का ए। अरे डी वाले भी आ गए क्या, शिवांगी, डी वाले, अच्छा 4 का डी, बिल्कुल सही, 4 का डी है। अच्छा 4 का सी वाले भी हैं, अच्छा संगीत 4 का सी। भैया कहाँ से पढ़े हो, कितने तेजस्वी लोग आ रहे हैं बताओ भैया। मतलब 10 और -10 आ रहा था तो ठीक था, लेकिन ये 2.5 कहाँ से आने लगा इन सबका। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास होता है, एक आदर्श, भैया जो ई का मान लिखते हो, जो ई का मान लिखते हो प्लस में ही होता है, ठीक है ना। और मैंने बताया था माइनस साइन लेके नहीं चलना है कैलकुलेशन में, माइनस हमें बस इतना बताता है कि दिशा विपरीत है, कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। माइनस साइन हमें बस इतना बताता है कि हम विपरीत हैं, लेकिन उसको कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। चलो भैया, एक आदर्श प्रेरकत्व में औसत शक्ति ह्रास कितना होता है, 0 का होता है। जब आदर्श रहेगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रेरकत्व में एकत्रित ऊर्जा का रूप होता है, या प्रेरकत्व यल वाले एक कुंडली में स्थित धारा आई बह रही है, इसमें संचयित ऊर्जा किस प्रकार होगी, इसमें संचित ऊर्जा किस प्रकार होगी। चलो भाई बताओ फटाक से। चलो 6 का कौन सा हो जाएगा, क्या करा, चुंबकीय होगा कि विद्युतीय होगा, विद्युतीय चुंबकीय दोनों होगा, उष्मा होगा, भैया चुंबकीय होगा। कैसा होगा, प्रेरकत्व है तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय होगा। अगला क्वेश्चन, कह दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.25 हेनरी है, दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व कितना है बेटा, 1.25 हेनरी है। यदि प्राथमिक कुंडली में धारा 80 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होती है, प्राथमिक कुंडली में धारा चेंज हो रहा है, तो दूसरी कुंडली में कौन चेंज होगा, चुंबकीय फ्लक्स, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। चलो भाई फटाक से बताओ। 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे चले आओ। ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी बेटा, E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ये भी यूज कर लेंगे।
E इज इक्वल टू एम डी आई बाई डी टी, ई बराबर यम, अन्योन्य प्रेरण आ गया, अन्योन्य प्रेरण को यम से दिखाते हो, अन्योन्य प्रेरण को बेटा किससे दिखाते हो, एम से दिखाते हो, तो इसको भी तो लिख सकते हो ई इक्वल टू एम डी वाई बाई डी टी, तो ई बराबर एम का मनवा कितना दिया 1.25 दिया है नरी, और डी आई बाई डी टी का मनवा कितना दे 80 दे रखा है, गुणा कर लो भैया, 8 पंजे 40 की शून्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 दूना 16, 16 4 20 की 0 हो जाएगा, फिर 8 एकम 8, 8 2 10, और लगा लो भैया कितने अंक पे दशमलव है, 100 आ जाएगा क्या, 100 आना चाहिए, मे भी कहीं पर दिया है, हाँ 100 वोल्ट है डी वाला आंसर, है डी वाला आंसर, कितने वाला, डी वाला। अगला क्वेश्चन क्या करा भाई, तार की एक निश्चित त्रिज्या की कुंडली में 600 फेरे हैं, क्या करा, तार की एक निश्चित त्रिज्या की कुंडली में 600 फेरे हैं, यन का मान दे रखा 600 फेरे हैं, और उसका प्रेरकत्व 108 मिली हेनरी है, और उसका प्रेरकत्व कितना 108 मिली हेनरी है, कर 500 फेरों वाली एक समान कुंडली का प्रेरकत्व होगा, कह 600 का इतना प्रेरकत्व है तो 500 फेरों का कितना होगा, फटाक से कैलकुलेट करो। चलो भाई ध्यान देना, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, देखो जो स्वप्रेरकत्व होता है यल, वह फेरों की संख्या यन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, फेरों की संख्या यन स्क्वायर के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, यह कॉन्सेप्ट यूज करना। जो स्वप्रेरकत्व होता है यन यल, वह कुंडली में फेरों की संख्या यन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, कैसे होती है, यन के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। अब आपसे जो पूछा जा रहा है उसको निकालो, तो अगर हम लोग L1 मान ले, L1 L2 मान ले कि भैया L1 बराबर क्या हो जाएगा N1 का स्क्वायर, L2 बराबर क्या हो जाएगा N2 का स्क्वायर, ठीक है। समीकरण 1 मान लो, समीकरण 2 मान लो, तो कर दो क्या L2 बटे L1 निकाल लो यहाँ से, L2 बटे L1 बराबर क्या हो जाएगा N2 बटे N1 का होल स्क्वायर, और हमको L2 निकालना है, L1 का मान दिया है, यह N2 बटे N1 का होल स्क्वायर कर लो। L1 कितना दिया बेटा, यहाँ पे 108 मिली हेनरी दिया, 108 क्या दिया मिली हेनरी दिया, तो आप इसको हेनरी में लिख दो, चाहे मिली हेनरी में ही रहने दो, जिसमें रखोगे उसी में आएगा, तो इसको 108 रहने दो, 108, और कोष्टक में N2 कितना है बेटा 500 फेरे हैं, N1 कितना है बेटा 600 फेरे हैं, देखो 1 0 1 0 2 0 2 0 से कट गया, 5/6 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5/6 आ जाएगा, ठीक है ना। चलो तो L2 बराबर यहां से कितना निकाल लोगे, भाग नहीं जाएगा, अच्छा इसका इसमें गुणा भी कर लो, इसको 2 से काट दो, जब इसको 2 से काटोगे तो 108 है तो कितनी बार में कट जाएगा 54, 54 बार में कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा 3 बार में कटेगा, फिर 3 से अब कटेगा नहीं, भाग दे दो, तो 5 चौका 20 की शून्य, फिर 5 पंजे 25, 25 2 27/3, और ऐसे कितना हो जाएगा 3 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा स्क्वायर भी तो है, इसका स्क्वायर हम लोग नहीं किए, स्क्वायर है भैया, तो क्या हो जाएगा 108 गुणे 500/600 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 0 2 0 से काट दो, तो कितना हो जाएगा 108 गुणे 5/6 का स्क्वायर बचा है, ठीक है। तो L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 108 गुणे 25/36, अब इसका इसमें गुणा कर लो,
अब 2 से इसको चाहे काट लो, 2 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा 54 अब बटे 18 और 18 गुणे 25, देखो इधर 18 तिया 54 और 25 तिया 75 मिली हेनरी, 25 तिया 75 मिली हेनरी। तो बी वाला सही आंसर हो जाएगा। यह वाला फार्मूला आप याद रखना, जब भी ऐसे सवाल पूछे तो यह कॉन्सेप्ट यूज करना। जब फेरों की संख्या के लिए पूछे तो यह वाला कॉन्सेप्ट यूज करना, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर, क्या करें बेटा, एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखकर उसमें फेरों की संख्या दुगुनी कर देने से उसका स्वप्रेरकत्व होगा, उसका स्वप्रेरकत्व होगा। चलो भाई फटाक से बताओ। क्या नाम है, आर्यन प्रताप, तू सुधरेगा नहीं भैया। भैया एक बार कमेंट भेज दे, 8 का बी हमने तुम्हारा देख लिया है, तुम 100 बार भेजोगे, क्या चाहते हो मैं तुम्हारा कमेंट में पढ़ता रहूं, आर्यन प्रताप आर्यन प्रताप आर्यन प्रताप है? भाई एक बार 2 बार भेज दो, अच्छा लगता है, 100 बार भेजेगा तो थोड़ी अच्छा लगेगा। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बताओ फटाक से। चलो भैया बताओ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भैया। चलो काफी लोग का सही आ रहा है, जैसे ईशा कुमारी, विशाल, अंकित, देवानंद, काफी लोग सही आंसर बता रहे। भाई अभी मैंने बताया कि यल यन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, जो स्वप्रेरकत्व है फेरों की संख्या के प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल। निर्बल का भी सही है। तो भाई यहां से हम कह दें कि यल1 बटे यल2 बराबर यन1 बटे यन2 का होल स्क्वायर, n2 का होल स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, L1 बटे L2 बटे N1 बटे N2 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। अब हमसे कह रहा है एक कुंडली की लंबाई अपरिवर्तित रखते हुए, उसकी लंबाई मत बढ़ाओ, फेरों की संख्या दुगुनी कर दी गई। तो पहले यन थी फेरों की संख्या, बाद में इसकी फेरों की संख्या दुगुनी कर दी गई, जरा देखते हैं। तो भाई L2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बराबर करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो N2 बटे N1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर इंटू L1 हो जाएगा। तो बाद में फेरों की संख्या N2, तो हम कह देंगे जो N1 है इसके बराबर हम कह देंगे, यह जो N1 के बराबर, सॉरी, जो N2 है वह 2N1 के बराबर है, जो N2 है 2N1 के बराबर है। तो यहां से बोल देंगे L1 इंटू 2N1 अपान N1 का होल स्क्वायर, N1 N1 काट दोगे तो 2 दूना 4 L1, मतलब जो L2 है पहले जो स्वप्रेरकत्व था उसका 4 गुना हो जाएगा, जो L2 निकल के आएगा पहले जो हमारे पास स्वप्रेरकत्व था उसका 4 गुना हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ए वाला सही आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं, आ जाओ। चलो बताओ भाई। क्वेश्चन है किसी कुंडली में विद्युत धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर, किसी कुंडली में विद्युत धारा 2 एम्पियर से 4 एम्पियर 0.05 मिली सॉरी 0.05 सेकेंड में हो जाता है, उससे उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान 8 वोल्ट रहता है, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा, कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताना। चलो चलो काफी लोग का सही आ रहा है, जैसे मिथिलेश है, दिव्यकरण है, प्रिंस। ठीक है चलो भाई, काफी लोग का सही आ रहा है। अभी मैंने बताया था इज इक्वल टू बेटा माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है, लेकिन माइनस साइन का हम यूज नहीं करेंगे। मैंने बताया था ये साइन हमें सिर्फ अपोजिट होने के लिए बताता है। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यल का मान कितना दिया बेटा? अच्छा अच्छा, इसी का तो मान पूछ ही रहा है, तो इसको ऐसे यूज कर लो। तो इज इक्वल टू सॉरी एल इज इक्वल टू ई अपान डी आई बाई डी टी, ऐसे यूज कर लो। और क्या दिया, किसी कुंडली में 4 एम्पियर की धारा। अच्छा, औसत मान विद्युत वाहक बल का जो औसत मान है कितना है? 8 वोल्ट है। कितना है? 8 वोल्ट है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, फटाक से बताओ भाई। ठीक है ना, सबका आ गया होगा। तो 0.2 हेनरी सबका आंसर आया होगा, 0.2 हेनरी। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है, दो शुद्ध प्रेरकत्व जिसमें प्रत्येक का प्रेरकत्व यल है। दो शुद्ध प्रेरकत्व जिसमें प्रत्येक का प्रेरकत्व यल है, समांतर क्रम में जुड़े हैं, किंतु एक दूसरे से काफी दूर पर है। इनका परिणामी स्वप्रेरकत्व होगा। इनका परिणामी स्वप्रेरकत्व होगा। चलो भाई, चलो भाई बताओ फटाक से। अच्छा 11 का सी, और लोग भाई बताओ। 11 का सी, हाँ भाई बिल्कुल सही। 11 का सी होगा L/2 हो जाएगा। क्यों होगा? कहते हैं प्रतिरोधों को श्रेणी और समांतर क्रम में जोड़ने पर ये क्या करते हैं, संयोजन के नियमों का पालन करते हैं। तो सेम चीज है, देखो क्या कर रहा है, दो शुद्ध प्रेरक जिसमें प्रत्येक का प्रेरकत्व यल है, समांतर क्रम में जोड़ने पर। समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होगा, जब एक दूसरे से बहुत दूर होंगे तो यहाँ अन्योन्य प्रेरण काम नहीं करेगा। तो सिंपली मैंने बताया था भाई कि 1/Lp इक्वल टू 1/L+1/L हो जाएगा। तो 1/Lp इक्वल टू हर समान है तो जुड़ जाएगा, तो 2/L हो जाएगा। तो Lp इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, L/2 हो जाएगा। Lp इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। तो वह सिंपली हो जाएगा L/2। अगला क्वेश्चन, चलो अगला क्वेश्चन बताना बेटा। एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े। एक कुंडली एवं एक प्रतिरोध डीसी स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब नरम लोहे का एक प्रोड कुंडली में प्रवेश करता है तब, कुंडली में प्रवेश करता है तब। बताओ भाई।
क्वेश्चन नंबर 12, अभी मैंने पढ़ाया था कि नरम लोहे की जो चुंबकशीलता होती है ज्यादा होती है। जो नरम लोहे की चुंबकशीलता होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है। जब नरम लोहे की चुंबकशीलता ज्यादा होगी तो बल्ब की तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। जब लोहे की चुंबकशीलता ज्यादा होगी तो बल्ब की तीव्रता घट जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई जो एल है, अब जो यल होता है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, म्यू नॉट के, म्यू नॉट पर निर्भर करेगा। तो यल का मान जब बढ़ेगा तो बल्ब की तीव्रता क्या होगी, कम हो जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है, किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। किसी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व है। बस 2 क्वेश्चन और कराएंगे। क्या करा, कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती, इसकी लंबाई के समानुपाती, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती, इसके अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो भाई देखो, किसी भी कुंडली में स्वप्रेरकत्व कितना होता है, तो यल बराबर म्यू नॉट एन, क्या बोलेंगे, स्वप्रेरकत्व एल बराबर म्यू नॉट एन ए बाई आई, म्यू नॉट एन ए अपॉन आई। तो यहाँ से देख लो, धारा के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, किसके, धारा के व्युत्क्रमानुपाती। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यल जो होगा पृष्ठ का क्षेत्रफल के समानुपाती। तो यहाँ से सी वाला ऑप्शन बोल दो, क्योंकि या तो बोलो धारा के व्युत्क्रमानुपाती, ऐसे बोलो धारा के व्युत्क्रमानुपाती 1/i, या L प्रोपोर्शनल टू ए, या L प्रोपोर्शनल टू n, फेरों की संख्या। तो फेरों की संख्या के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, लेकिन धारा के व्युत्क्रमानुपाती ऐसा यहाँ पर कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा कि क्षेत्रफल के समानुपाती। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 2 कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है, कैसे। 2 कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान, मतलब m का मान बोला जा रहा है, m अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्शन। किसका मान बोला जा रहा है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन पूछा जा रहा है, कैसे बढ़ाया जा सकता है। दो कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व का मान बढ़ाया जा सकता है, कैसे। चलो क्वेश्चन नंबर 14 फटाक से कमेंट करो। बिल्कुल सही, अभी मैंने पीछे बताया, कुंडली में फेरों की संख्या अधिक करके 14 का भी फेरों की संख्या बढ़ा दो, बढ़ जाएगा, फेरों की संख्या बढ़ा दो, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है। एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है, उसमें 5 सेकेंड में विद्युत प्रवाह करने का मान 1 एम्पियर से 2 एम्पियर होता है। तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल बताओ। तो मैंने क्या बताया था आपको, E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब माइनस साइन का कुछ लेना देना है नहीं, एल का मान कितना दिया बेटा, 5 दिया है। करे 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, धारा का मनवा कितना हो जा रहा है बेटा, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो जा रहा। तो 1 से 2 होगा तो घटाओगे तो क्या होगा, I2 माइनस आई वन एक ही आएगा, I2 माइनस आई वन एक ही आ जाएगा। तो ये 1 हो जाएगा। अब बटे 5 सेकेंड है, काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या 1 वोल्ट। काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 वोल्ट।
तो 15 का कौन सा हो जाएगा बेटा, सी वाला। 15 का कौन सा हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन है, अगला चलेंगे बस करें, बताना। अगले क्वेश्चन की ओर चले कि बस करें, बताना भाई, जैसा कहोगे वैसा कर देंगे। बोलो, बंद किया जाए कि और क्वेश्चन है करा दें। 5 से 7 क्वेश्चन और है, कहोगे तो करा देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। बताओ भाई। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ निर्भय, क्या कर रहे हो भाई। चलो करा देते हैं, ठीक है ना। चलो देख लो अगला क्वेश्चन। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं। एक वृत्ताकार कुंडली में तार के 500 फेरे हैं और उसकी त्रिज्या 5 सेमी है। इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। इस कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। इस कुंडली में स्वप्रेरण गुणांक का मान होगा। ठीक है, देखो 4 से 5 क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। 5 क्वेश्चन बचा है, मैं होमवर्क में डाल देता हूँ। देखो एक क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन यह है, एक क्वेश्चन यह है 18 या 19 और या 20 और या 21 या 21 क्वेश्चन तक है। मैं इन सबको होमवर्क में डाल दे रहा हूँ, कर देना। चलो ठीक है ना, मैं ये 5 क्वेश्चन होमवर्क में डलवा रहा हूँ, इसको कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की। अब नेक्स्ट डे, कल में भी हो सकता है, संडे है ना, और सैटरडे मतलब संडे है तो हो सकता है आपकी टेस्ट की क्लास लगे, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। ओके, आप लोग अपना पढ़ाई करते रहो, रिवीजन करते रहो। प्रिंस कुमार वर्मा, क्या करो बेटा, हम जानते हैं क्या। थोड़ी देर बाद मैथ की क्लास है। क्या कर रहे हो प्रिंस, हम समझ ही नहीं पाए। हम जानते थे सर। क्या जानते थे। पूरे दिन क्लास चलती है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक। इसके बाद एक चैप्टर और बाकी है फिजिक्स का मेरा। सर जी आंसर दे दीजिएगा, ठीक है बेटा, मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, मैं आंसर दे दूंगा। सर मेरा कमेंट, रंजना यादव सर आपका कमेंट आ रहा है बेटा। क्लास आज 7 बजे स्टार्ट हुई थी। क्लास आज 7 बजे स्टार्ट हुई थी। सर 10 नंबर फिर से। अब बेटा कल बताएंगे 10 नंबर फिर से। सर चैप्टर 8 भी तो है, चैप्टर 8 विद्युत चुंबकीय प्रेरण चल रहा है, उसके बाद चलेगा प्रत्यावर्ती धारा। अब विद्युत चुंबकीय तरंगों वाला नगेंद्र सर पढ़ाए हैं ना। सर थ्योरी है इस चैप्टर में। सर थ्योरी है इस चैप्टर।
थ्योरी तो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी न्यूमेरिकल कराने के। सर आप बताओ पढ़ें कब एंड कैसे पढ़ें, गिव मी सम हिंट्स। बेटा देखो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो। रिकॉर्डेड क्लास देखने में फ़ायदा है। जैसे टाइम नहीं है तो आप रिकॉर्डेड क्लास देखो और उसकी स्पीड बढ़ा लो। उसकी स्पीड को बेटा बढ़ा लो, ठीक है ना, जल्दी से देखो, ठीक है ना। अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, भरावर धाराएं और डीसी एसी जनरेटर वनरेटर पढ़ना है, ठीक है ना। अभी 4-5 टॉपिक बचा है, थ्योरेटिकल है पार्ट। हर्षिता नेत्रिम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपको भी थैंक यू भाई। चलो भाई, तो कल की क्लास में मिलते हैं। आप लोग चैप्टर 8 भी तो है, चैप्टर 8 में क्या है बेटा, पढ़ा देंगे, ठीक है, सब कुछ पढ़ा देंगे, घबराना मत। बाकी जो बचा है, नागेंद्र सर उधर से पढ़ा रहे हैं ना, क्या बचा ही होगा। नागेंद्र सर उधर से पढ़ा रहे हैं, मैं इधर से पढ़ा दे रहा हूँ, सब खत्म हो जा रहा है। मोमल चरण बेटा, आप प्रैक्टिस सेट जो, जैसे हम लोग जो क्वेश्चन भेजते हैं ना, एक बार कर ली ना, उसे रिवीजन कर लिया करो। सर अगली क्लास कितने टाइम है। बेटा क्लास की टाइमिंग तो ये 6:30 बजे से है। मान लो हमारी नींद के ऊपर है, मतलब नींद खुल गया तो ठीक, नहीं थोड़ा सा लेट हो जाएगा। सर वो तो ठीक है, बट रिवीजन टाइम, बेटा रिवीजन टाइम आप जैसे कितना क्लास चलता है, आप अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा आपको, कि कितनी क्लासेस चल रही हैं आपको, कैसे हम करें, ठीक है ना। टाइम को थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। जैसे आप मान के चलो, देखो अगर आप एक बार पढ़े हो, तो जैसे अगर आप पहला चैप्टर पढ़े हो, चैप्टर 1 चैप्टर पढ़े हो, तो अगर इसको अच्छे से पढ़े हो तो आप चाहो तो इसे 1 आवर में रिवीजन कर लो। 1 आवर से में रिवीजन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसके फार्मूले से देखो, उसके फार्मूले से पढ़ो। उसका फार्मूला पहले देख, सभी फार्मूले को समराइज करो, उसके बाद एक एक दो न्यूमेरिकल उस पर कर लो, बस काम हो जाएगा। स्पीड देखने पर नेट खत्म हो जाएगा, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, स्पीड देखने पर नेट और कुछ नहीं खत्म होगा, अच्छे से चलेगा। सर क्लास कल कब से चलेगा सर, नोटिफिकेशन में डाला जाएगा बेटा। कल क्लास कब चलेगा या नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा। कल क्लास कब चलेगा या नोटिफिकेशन में डाल दिया जाएगा, ठीक है ना, आप टेंशन ना लो, नोटिफिकेशन डाला जाएगा। और कोई डाउट। चलो अब किसी का डाउट नहीं है, अब क्लास को ओवर किया जाए। सर यूट्यूब पर क्लास की स्पीड नहीं बढ़ती, बेटा बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा।